हमने एक लीगल बैकग्राउंड ऑफ द लॉ ऑफ डैमेजेस दिया है कि लीगल बैकग्राउंड लॉ ऑफ डैमेजेस क्या है। आप देखिए जो उसके अंदर लीगल बैकग्राउंड है, तो एक तो ये है कि इन पाकिस्तान देयर इज नो एनेक्टमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डैमेजेस। यहाँ कोई ऐसा जैसे सीपीसी है, कानून शाद आर्डर है, लिमिटेशन एक्ट है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ऐसा कोई भी लॉ ऑफ डैमेजेस का कोई भी स्टेट्यूट नहीं है जिसके अंदर सेक्शंस हो या ये कहा जाए कि लॉ ऑफ डैमेजेस ऑफ सो एंड सो ईयर। जैसे एविडेंस एक्ट 1872 है, सीपीसी 1908 का है, सीआरपीसी 1898 का है, जिसके अंदर सेक्शंस है, जिसके अंदर प्रियम्बल्स हैं, जिसके अंदर शेड्यूल है, सारे सब कुछ चीजें हैं। लेकिन लॉ ऑफ डैमेजेस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। इट इज यूके made law and it is called judge made law and mainly based on the decisions of the judges। जजेस ने ऐसे ही डैमेज का लगा दिया, किसी को कंपनसेशन कर भाई इसने इसके साथ ज्यादती की, हाई हैंडेडनेस की, और उसने डैमेज इम्पोज कर दिया। लॉ डेवलप होता गया और इस तरह से एक पार्टी ने वो साइटेशंस दे दी और साइटेशंस को जज ने अपने जजमेंट के अंदर लिखा, रेफरेंस उस साइटेशंस का लिया, इस तरह से ये लॉ डेवलप होता गया। इट इज यूके लॉ मेनली बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स और दिस लॉ इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। आप भी पढ़े, सारी चीजें हैं। इन पाकिस्तान देयर इज नो एनैक्टमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डैमेजेस। नंबर 2, it is UK law mainly based on the decisions of the courts. It is governed by the law of tort। ये law of tort में आता है, law of damages comes under the law of tort। और number 4, it is a developed law worldwide। Whatever penal in Pakistan is a tort in foreign countries। कुत्ते ने काट लिया, यहाँ तो पीपीसी है, कुत्ते ने काट लिया अमेरिका में टार्ट में आता है, बरतानिया में टार्ट में आता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ हमारे पास पिनल लॉ है वो वहाँ टार्ट है। किसी ने किसी के घर में ट्रेस पास कर दिया बगैर परमिशन के, वो सिविल रॉन्ग है और टार्ट में आता है। यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी के घर में यानी आ गया, इट इज अ क्रिमिनल ट्रेस पास। अच्छा, टार्ट इज मीन्ड एज टार्टियम, ट्विस्ट, क्रूक, अनलॉफुल विद इन इट्स एप्लीकेशन। ये उसकी डिक्शनरी मीनिंग है टॉर्ट की। अच्छा, अभी जो है वो आ गई इंजरी। इंजरी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इंजरी जो है इट इज अ वर्ड ऑफ लार्ज इंपोर्ट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मॉनिटरी इंजरी और इट डज नॉट लिमिट टू पेक्यूनियरी लॉसेस but enables the claimant entitled to make a claim on the sole ground of injury। तो उसको लिमिट नहीं किया जाता। इंजरी किस तरह की है, कैसी है, यानी मेंटली इंजरी है, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। लेकिन उसको किसी हद तक कर्टेल नहीं किया जा सकता। भाई उसने आपके खिलाफ एक चीज इश्तिहार आया, आप इसको इतने सीरियस कर दिया, नो। The word injury is a word of large import and cannot be restricted to mean monetary injury only. It does not limit to pecuniary losses but enables the claimant to make the claim in respect of the injury sustained by the claimants who are entitled to make a claim on the sole ground of injury। AIR 1968, Bombay 267। That type of injury falls in the law of tort। Whatever definition of injury in PPC is now hurt as per section 332 PPC, whereby following 5 kinds of injuries are mentioned as punitive। अच्छा, अभी वहां तो ये सिविल में आ गया, यहाँ अब नीचे हम इसको पिनल लॉ के अंदर ले आते हैं। इतलाफ उदू नंबर 1, जरा इतलाफ सलायत उदू नंबर 5, all kinds of other hurts नंबर 5, शजा। These are the kinds of some injuries are caused on trunk, non-vital part. Some injuries are called on vital part, means head injuries, face, that is called vital part, and those injuries are distinguished as shaja। Note, when injury is claimed under tort, it provides compensation and money। When injury is claimed under PPC, it provides conviction in terms of sentence। तो ये इंजरीज जो हैं वो जब आएंगी इन पीपीसी के अंदर तो फिर उसके अंदर सेंटेंस होगी, और वो इंजरी जब सिविल के अंदर आएगी तो उसकी कंपनसेशन।
अच्छा, ये अभी एक और टर्म है पब्लिक। ने पहला डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट को हमने दूसरे लॉज के अंदर ले गए। डॉक्यूमेंट के बाद फिर हम आ गए उसके अंदर डैमेज पे, और तीसरे नंबर पे हम आए इंजरी पे। फिर इंजरी को हमने डिफाइन किया इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। कोई रेपुटेशन का डैमेज होता है, दैट इज आल्सो इंजरी। और बॉडीली जो है ना वो इंजरी होती है, दैट इज आल्सो इंजरी। उसके बाद हम पब्लिक पे आ गए, पब्लिक। ठीक है, हमारा हर टर्म जो है वो दैट इज अ डिस्टिंग्विशेबल। तभी हमने इस असाइनमेंट का जो नाम है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ रखा, कि इसके अंदर हम आपको जो इनका इंपोर्ट या परपोर्ट देंगे वो बड़ा एक डिस्टिंग्विशेबल होगा। लेकिन उसके अंदर जो हम स्टेट्यूट्स ले आएंगे, फिर आखिर में जब हमारा कल का लेक्चर होगा, फिर जब हम इसको कंपाइल करेंगे, उस वक्त आपको एक जबरदस्त स्टोरी बताएंगे। फिर आप उसको समझें, क्योंकि अभी तो मैं जनरल लेक्चर दे रहा हूँ, इसकी इम्प्लीकेशन के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। ये टर्म्स मैंने किस तरह से और क्यों इनको कंसोलिडेट किया, और इसके पीछे इतना लॉ मैंने क्यों ट्रेस आउट किया, और ये सब कुछ करने की मुझे जरूरत क्यों पेश आई। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड फ्रॉम मी, जो मैं कल आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी देखिए, जैसे पब्लिक के सेक्शन 12 पीपीसी के अंदर द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी। ठीक है ना, ये आ गया सेक्शन 12 सीपीसी के अंदर, ये पब्लिक है। और सेक्शन 12 पीपीसी जो है ये डेफिनेशन क्लास, तो डेफिनेशन क्लास है वो पीपीसी के अंदर आया है। लेकिन पब्लिक कोई पीपीसी के अंदर नहीं, मीन्स उसके अंदर देखिए, अगर पीपीसी के अंदर भी आप देखिए, आप भी माशाल्लाह ला के तो स्टूडेंट तो हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, तो आप इसको एक चीज जरूर देखेंगे कि वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। जब इसका यही परपोर्ट है पब्लिक का, तो फिर लॉ मेकर्स ने इनको पीपीसी में क्यों डाला? क्योंकि ये डेफिनेशन तो सिविल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये डेफिनेशन ये इंप्लाई करती है क्लास ऑफ द पब्लिक आर एनी कम्युनिटी, क्लास ऑफ द पब्लिक आर एनी कम्युनिटी, तो ये इसका पीपीसी के अंदर क्यों आया? ठीक है ना, चलो ठीक है, हम देखेंगे लॉ मेकर्स ने क्यों दिया। लेकिन उससे पहले हम सेक्शन यानी सिविल के सेक्शन पढ़ रहे हैं, जहां ये पब्लिक टर्म इस्तेमाल हुआ मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर। यहाँ सेक्शन 91 में ये पब्लिक न्यूसेंस के तौर पर आया। और सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस क्या कहता है कि इन द केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस द एडवोकेट जनरल आर टू आर मोर पर्सन्स हैविंग ऑब्टेन्ड द कंसेंट राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल may institute a suit though no special damage has been caused for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate to the circumstances of the case. Nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may exist independently of its provisions. अभी देखिए, एक लोकलिटी है पब्लिक जहां रहती है, 10-15 घर है, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा फिर आप समझेंगे। वहां एक बंदा है न्यूसेंस करता है, उसके अंदर क्वेश्चनेबल लोग भी आते हैं, करेक्टर के लोग भी आते हैं, बड़े लाउड स्पीकर के साथ, यानी वो बिल्कुल रिकॉर्डिंग करता है। उसके अंदर बीमार लोग भी हैं, सारे सब कुछ हैं, बड़ी तकलीफ है उनको। अभी ये उसका अपना घर है, 1000 वाल का बंगलो है, लेकिन उसके अंदर न्यूसेंस करता है, बाकी जो सराउंडिंग के लोग हैं वो सारे सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन दी एडवोकेट जनरल को, जनाब ये बंदा जो है वो न्यूसेंस कर रहा है, एंड दैट इज पब्लिक जो है एट लार्ज जो है वो सफर कर रही है। हालांकि उनका कोई स्पेशल डैमेज तो नहीं हुआ, उस बंदे ने आकर किसी का घर का कोई शीशा विशा तोड़ा नहीं, अपने घर के अंदर कर रहा है, वो कर रहा है। गाड़ी के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो भी उसकी गाड़ी उसके अंदर चली जाती है, लोगों का नुकसान क्या हुआ? लेकिन पब्लिक कुछ लिहाज से जब सफर कर रही है और एडवोकेट जनरल को उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो एडवोकेट जनरल जो है उसको एप्लीकेशन देने का मकसद क्या है? दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुद उन्होंने सूट दाखिल क्यों नहीं किया, और एडवोकेट जनरल से कंसेंट क्यों ली फॉर लॉजिंग ऑफ द सूट? क्योंकि उसको एप्लीकेशन दी, सर वी आर फाइलिंग सूट फॉर public nuisance under section 91 and is a prerequisite of law of this provision. Your consent is material, so you are requested to grant consent so that you may file the suit. वो कहेगा yes, consent is accorded, you may file the suit, then suit will be filed. So what is the fun or what is the logic behind consent of the advocate general? Advocate general क्योंकि he is representative of the government. एडवोकेट जनरल जो है उसको ऑडियंस का भी अख्तियार है, लॉ के तौर पर ये असेंबली में जाता है,
और नॉन सिविलियन बंदा ये वाहिद है जो असेंबली में अकेले फ्लोर पे जाकर तकरीर करता है, और असेंबली के अंदर कोई यानी बगैर उसके कोई चीफ सेक्रेटरी, आईजी या कोई भी दूसरा अफसर नहीं जा सकता एक्सेप्टिंग द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। लेकिन एडवोकेट जनरल जाता है, और अटॉर्नी जनरल जो है वो उसके नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जाता है। ये दोनों ऑफिसर्स ऐसे हैं जो असेंबली के अंदर चले जाते हैं, उनका स्टेटस जो है ना वो इक्वलेंट टू मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है। तो इसका इतना स्टेटस है, तो इसीलिए लॉ ने कहा कि भाई अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस उसको एप्लीकेशन दें, हो सकता है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके सैंक्शन से पहले वो खत्म करा दे। इसीलिए लॉ मेकर्स ने ये एक प्रोविजन रखा कि भाई ये सारी चीजें एडवोकेट जनरल के नोटिस में आए। अगर कल वो किसी को डिफेंड कर रहा है गवर्नमेंट को या किसी भी सूरत में, हो सकता है ये पब्लिक न्यूसेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है यानी उस साइड में कोई ऐसी कोई लेबोरेटरी हो गवर्नमेंट की जिससे पूरे एरिया के अंदर न्यूसेंस हो, लोग उसको कह ना सके। आपने देखा होगा कि काफी साल पहले पिंडी में जो बारूद था इतना फटा कि लोग जो है ना वो काफी मर भी गए, उनके घर में आ गया। कोई गोदाम था उसका पिंडी के अंदर फौज का, उसके अंदर जो है वो बारूद फट गया। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे पब्लिक भी सफर करती है, और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे जो हैं वो सीक्रेट चीजें होती हैं। अच्छा वो ब्लास्ट हो गया, अभी ब्लास्ट हो गया तो फिर वो उसके अंदर लोग जो हैं वो उसके विक्टिम हो गए। तो ये सारी चीजें इसीलिए लॉ मेकर्स ने की, अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है तो एडवोकेट जनरल को कल वो अगर लिखेंगे तो एडवोकेट जनरल कहेगा कि अगर वो कंसेंट उसको दे चुका है तो फिर वो गवर्नमेंट को डिफेंड कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें थी जिसके अंदर ये लॉजिक है। अच्छा अभी सेक्शन 92 सीपीसी के अंदर ये चीज आई, पब्लिक चैरिटीज। Public charities in the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purpose of a charitable or religious nature, or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust. The Advocate General or two or more persons having an interest in the trust and having obtained the consent writing of the Advocate General may institute a suit, whether contentious or not, in the principal civil code of a jurisdiction or any other code empowered in their behalf by the provincial government in the local limits of jurisdiction, the whole or any part of the subject matter of the trust is situated to obtain a decree. अच्छा ये पब्लिक चैरिटीज जो होती हैं, जिस तरह से कोई ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का पर्पस होता है, पब्लिक ट्रस्ट होता है, लोगों को फायदा देता है, उससे लोगों को खाना खिलाया जाता है या कपड़े दिए जाते हैं या बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती हैं या काफी बच्चों को यानी गर्म कपड़े दिए जाते हैं, या चैरिटी के जो भी काम होते हैं वो ट्रस्ट के थ्रू होते हैं। और एक ट्रस्ट क्रिएट होता है जिसके अंदर फिर वो ट्रस्टीज होते हैं जो उसका मैनेजमेंट चलाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ट्रस्टीज जो होते हैं वो बेईमान हो जाते हैं, और बेईमान होकर फिर वो कपड़े भी किसी को नहीं देते, और फिर वो सारे जो भी उसके जो भी फंड्स होते हैं वो मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, अपने कन्वर्ट करते हैं अपने यूज में। इस तरह से काफी उस वहाँ लोगों के जो विक्टिम्स होते हैं उनकी शिकायत होती है, यानी गवर्नमेंट यानी पब्लिक की भी शिकायत होती है भाई जिसके लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया उस बंदे ने ट्रस्ट के लिए 2 करोड़ रुपए दिए, आप लोगों को ट्रस्टी मुकर्रर कर दिया, वो बेचारा मर गया। अभी मरने के बाद आपने क्या किया, 2 करोड़ को आप अपने यूज में ला रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज खरीद कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं। तो आप लिहाजा उसके लिए फिर कोर्ट का इंटेलिजेंस लेते हैं, एडवोकेट जनरल को नोटिस में लाते हैं, लिहाजा आप देखो आप इनकी यानी इंस्पेक्शन कर दें, ऑडिट कर दें, ये किस तरह से काम करते हैं। तो उसके अंदर जो नीचे चीजें हैं जो कोर्ट में चैलेंज होती हैं ट्रस्टीज की या जिसके लिए सूट बनता है वो नीचे हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। अभी कोर्ट के अंदर ये जो प्रेयर किया जाएगा वो ये होगा, रिमूविंग एनी ट्रस्टी, अपॉइंटिंग फ्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज, क्योंकि वो अकाउंट मेंटेन नहीं करते, उसकी बिल्कुल उसके अंदर जो है ना वायलेशन करते हैं, ऑडिट उनकी होने नहीं देते और सारे पैसे उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट कर दिए। डिक्लेयरिंग व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरेस्ट देयरइन शैल बी एलोकेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, वो डिक्लेयर हो ना भाई उसका क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है। अथोराइजिंग द होल और पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी लेट सोल्ड मॉर्गेज और एक्सचेंज्ड, तो उसके लिए ये सारी चीजें भी होती हैं कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी को यानी सेल भी किया जाता है, मॉर्गेज भी किया जाता है, एक्सचेंज भी किया जाता है, और लेकिन वो सारा काम होगा लेकिन विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। सेटलिंग अ स्कीम और ग्रांटिंग सच फर्दर और अदर रिलीफ एज द नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब ट्रस्ट के लिए ये मामले होते हैं तो फिर कोर्ट के अंदर सूट लाया जाता है, लेकिन एडवोकेट जनरल की कंसेंट से।
ये भी एडवोकेट जनरल की कंसेंट से होता है। हो सकता है एडवोकेट जनरल थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी के इंडल्ज करे और उस ट्रस्ट को सूट से पहले दुरुस्त कर दे। तो ये कुछ ऐसे दो प्रोविजंस थे सेक्शन 91 और सेक्शन 92 सीपीसी के अंदर, जिसमें इंडल्जेंस एडवोकेट जनरल की थी और लॉ मेकर्स ने इसीलिए रखी थी कि गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का इल्म हो और उनको इंटीमेट करने वाला एडवोकेट जनरल हो, और उसकी सैंक्शन इसीलिए जरूरी है कि कोर्ट फिर देखे कि आया एडवोकेट जनरल ने इसके अंदर क्या रोल प्ले किया। अच्छा, अभी देखिए ये तो सिविल के अंदर आ गया। अभी पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटी, चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी के अंदर आता है सेक्शन 133 टू 144 ऑन पब्लिक न्यूसेंस, मीन्स 11 सेक्शंस हैं जो पब्लिक न्यूसेंस पर है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है 133, इम्पोर्टेंट सेक्शन 133। ये जो बड़ा है उसके अंदर ये है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है, जब उसको पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट आती है, इंफॉर्मेशन आती है पुलिस की तरफ से कि भाई ऐसी एविडेंस है कि उसके अंदर एक अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस एक हो गया है, जिसके अंदर आप उसके अंदर इंडल्ज करें और कोई ऑर्डर जो है वो इशू कर दें। वो क्या क्या चीजें हैं? The conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise is injurious to the health or physical comfort। भाई ऐसी उन्होंने लेबोरेटरी रखी है जिसके अंदर दवाई है, अगर उसकी सारी स्मेल आती है ये तो सारे मोहल्ले के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ऐसी गैसेस वाली जो है ना, वैसे करते हैं, आपको पता है अखबार में भी आप देखते हैं। अच्छा, यानी कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन आ गया, दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, और सच गुड्स और मर्चेंडाइज शुड बी रिमूव्ड or the keeping thereof regulated, or that the construction of any building or the disposal of any substance is likely to occasion conflagration or explosion should be prevented। यानी कुछ इस तरह से कोई चीजें होती हैं जिस भाई धमाकेदार चीजें हो जाएंगी, धमाका हो जाएगा। That any building, tent or structure or any tree is in such a condition likely to fall। चूंकि उसके अंदर ये है कि भाई ये गिर जाएगा, अगर ये गिर जाएगा तो फिर ये दरख्त इस तरह से है, इसका नुकसान होगा। या कुछ चीजें हैं आपकी बाहर वाली जो है गेट है या उसकी जो दीवार है वो गिरने वाली है, तो फिर वो चीजें जो पब्लिक को न्यूसेंस करें, उसके लिए अगर वो बंदा ना माने तो फिर मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दी जाती है, फिर मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है, एंड दैट कॉग्निजेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। और अगर कोई सपोज कीजिए किसी के पड़ोस में कोई ऐसा डॉग या कोई ऐसा पेट है जो बहुत हारिबुल है, काटता है, तो फिर उसके लिए भी भाई इसको इनको बोलो कंट्रोल करें, ये इसको छोड़ देते हैं बच्चों को, ये डॉग्स जो हैं वो बाइट करते हैं, काटते हैं, नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आती हैं, और उसके लिए मजिस्ट्रेट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन जो कंसर्न होता है लोकल, उसको ज्यूरिसडिक्शन है उसको कंट्रोल करने की, और ही एक्सरसाइज दैट पावर अंडर सेक्शन 133 ऑफ द सीआरपीसी एंड पासेस कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। ये सारी चीजें आ गई जो भी मैंने आपको बताई, ये सारी उसके अंदर लिखी है। अभी 268 पीपीसी पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का स्पेसिफिक जो प्रोविजन है दैट इज प्रोपाउंडेड अंडर सेक्शन 268 पीपीसी, दैट इज प्योरली पब्लिक न्यूसेंस। वहां क्या था, प्रोसीजर था, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 133। ये इम्तिहान का क्वेश्चन है, पब्लिक न्यूसेंस 133 एंड पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 पीपीसी। A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public, common injury, danger, annoyance to the public or to people in general who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right। भाई ऐसी कोई चीज है जिससे पब्लिक अनाय हो रही है, यानी ऐसी कोई धमाकेदार चीजें हैं, अभी वहां से गुजरना भी पड़ता है, कुछ भी हो सकता है उससे, यानी नुकसानात हो सकते हैं। तो लिहाजा ये चीजें जो हैं वो पब्लिक न्यूसेंस की रिमूव होनी चाहिए। उसके लिए ये जो सेक्शन है 268 में इसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। नाउ इट विल बी सीन वेदर दिस 268 पीपीसी, जो मैं आपके सामने देखना चाहता हूं, ये 268 पीपीसी कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इट इज टू बी सीन 268 वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये may arrest without warrant, it is a cognizable।
मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट तो नॉन कॉग्निजेबल हो जाता। तो इसका मकसद है इसकी एफआईआर होगी। जहां ये आ जाए मे अरेस्ट विदाउट वारंट मींस इट इज कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल बाय पुलिस एंड पुलिस by arrest without warrant, because warrant is always obtained from the court and police obtains warrant in non cognizable cases. Chapter number 14 of offenses affecting the public health, safety, convenience, decency and moral। ये 268 में पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन आई जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। हाँ, उसके जो आगे जो सेक्शंस हैं वो ऑनवर्ड 269 टू 294 बी, ये सारे जो न्यूसेंस के हैं उसके अंदर पनिशमेंट है। तो उसका पहला फॉरेडी रेफरेंस मैंने आपको बताया 269 जो है वो, क्योंकि उसके अंदर है मे अरेस्ट विदाउट वारंट, उसके अंदर जो है कॉग्निजेबल है, समन्स है तो ये समन केस है, और बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है, बेलेबल है, और पुलिस भी इसका बेल ग्रांट कर सकती है। नॉट कंपाउंडेबल, ये कंप्रोमाइज नहीं हो सकता क्योंकि नॉट कंपाउंडेबल मींस नॉन कंप्रोमाइजेबल। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर 6 मंथ्स, तो ये समरी ट्रायल के तौर भी आ सकता है क्योंकि इसकी इम्प्रिजनमेंट जो है 6 मंथ्स की है, और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों चला सकते हैं। तो ये 268 में भी पब्लिक न्यूसेंस आया। अभी पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 15(5) एसआरपीओ में भी आ गया है कि भाई न्यूसेंस एक टेनेंट जो है कर रहा है, पड़ोस वालों को तंग कर रहा है अपने न्यूसेंस की वजह से, दैट इज आल्सो ग्राउंड फॉर इजेक्टमेंट एंड दैट इज कंटेंट अंडर सेक्शन 15 क्लास 5 ऑफ एसआरपीओ, पब्लिक न्यूसेंस रेंट मैटर्स। अच्छा, अभी पब्लिक पॉलिसी है, और पब्लिक पॉलिसी जो है ना, इट इज टेकन फ्रॉम दी वार्टन्स लॉ ऑफ लेक्सिकॉन जो मैंने आपको लिखा था। तो वार्टन्स लॉ ऑफ लेक्सिकॉन इज डिफाइंड पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, वो हम देखते हैं क्या है। The principles under which the freedom of contract or private dealings are restricted by law for the good of the community। माना अभी जो भी प्रिंसिपल्स हैं या जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इन्फोर्समेंट है, या उसकी जो भी डीलिंग्स हैं या उसकी इन्फोर्समेंट है, या उसके अंदर जो प्रोहिबिशंस हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भाई लॉ की क्लचेस क्या हैं इसकी इन्फोर्समेंट के लिए या इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिस तरह से वो कम्युनिटी को उसका कोई नुकसान ना हो, उसकी क्या है, तो फिर वो एक पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। भाई कोई ऐसा ट्रेड ना हो जिससे पब्लिक को नुकसान हो। मिसलन कोई पड़ोस में या 15 लोगों की एक सोसाइटी है, उसके अंदर दो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भाई हम जो है ना एक केमिकल्स ऐसी मंगाते हैं जो शहर में हम सप्लाई करते हैं, जैसे तेजाब है या कोई इस तरह की कोई चीज है, तो वो है कि भाई उसके अंदर वो लॉ उसको किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करता है। भाई आया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रीडम होनी चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो वो हो जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की वो उसके अंदर आ जाए। अगर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं। तो वो चीजें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग्स जो पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करे उसको लॉ भी फेवर नहीं करता। उसको डिफाइन किया है वाटन्स लॉ ऑफ लेक्सिकॉन। अभी आता है सेक्शन 344 जनरल क्लॉज एक्ट में, ये आया है पब्लिक न्यूसेंस क्या है। Public nuisance shall mean a public nuisance as defined in Pakistan Penal Code. It means it is a criminal and causes sentences not civil in terms of damages। तो ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसने इस पब्लिक न्यूसेंस को सिविल के अंदर नहीं ले गया, इसको इन्होंने एट्रीब्यूट किया कि व्हाट एवर पब्लिक न्यूसेंस एज डिफाइंड पीपीसी वो पब्लिक न्यूसेंस, और दूसरा कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं। तो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको पब्लिक न्यूसेंस का सिविल के अंदर भी एक्सप्लेन करके दिया और क्रिमिनल लॉ के अंदर भी एक्सप्लेन करके दिया। अभी आता है पब्लिक ऑफिसर, सेक्शन 217 सीपीसी। हु इज पब्लिक ऑफिसर? क्यों इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया ये जो हमारी असाइनमेंट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आपके यानी इम्तिहान के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, लॉ की नॉलेज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑफिसर इज डिफाइंड सेक्शन 217 सीपीसी। अच्छा, नंबर 1 जज। जज इज अ पब्लिक ऑफिसर। ही इज जज आइदर मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाई कोर्ट जज,
they are judges. Number 2, and they are public officers. Person service of Pakistan means civil services. Person service of Pakistan means civil service. Number 3, commissioned or gazette officers means CSP or PSP officers. ये वहां लिखा गया है इनटू ब्रैकेट में मेरी तरफ से, ये 217 में यहां तक है, इनटू ब्रैकेट में मैंने आपको समझाने के लिए आगे मैंने खुद लिखा है. Number 4, officer of the court of justice. कौन से? means नाजिर, superintendents, ministerial officers, readers and registrars of the court. Number 5, detaining or confining officers means police officers, police and defense forces officers. वो detain करते हैं और confine करते हैं क्योंकि उनको authority है. Number 6, officers preventing the offences means executive or administrative officers. They are preventing the offences. जैसे डिप्टी कमिश्नर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं. Number 7, every officer is custodian of government record means registration officer, microfilming, revenue, DHA or KD officers. They are custodian of the record. Number 8, receivers are commissioners appointed by the court. They are authorized persons to keep possession of record evidence on behalf of court. और ये हो गया आपकी पब्लिक ऑफिसर which is contained under section 217 CPC. देखिए मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे और लास्ट में मैं इसको जब कंक्लूड करूंगा तो फिर ये मजीद इंटरेस्टिंग होगी और आपका आइंदा पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा. मैंने आपको ये भी कहा था कि इस असाइनमेंट को जब मैं कंक्लूड करूंगा तो आपका स्टडी का जो पैटर्न है वो चेंज होगा और मैं यही चाहता हूँ. अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 40 ऑफ CRPC, पब्लिक ऑफिसर CPC एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड CRPC. Public prosecutor means any person appointed under section 492 and includes any person acting under the directions of a public prosecutor and any person conducting a prosecution on behalf of the state in any high court in the exercise of original criminal jurisdiction. अच्छा, क्रिमिनल के केस के अंदर आपको जो भी यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. लेकिन 494 CRPC कहता है स्टेट केस में दे आर अथोराइज्ड पर्सन्स टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट. हाउएवर एनी प्राइवेट इंडिविजुअल लाइक एडवोकेट कैन गो in assistance to the public prosecutors and for that procedures provided under section 494 CRPC. Any advocate or any legal assistant can go in assistance to those public prosecutors, but he cannot be engaged individually or independently to the exclusion of the public prosecutor, because public prosecutor will represent the state and he cannot be excluded by appointing any independent advocate in the case in criminal केसेस. तो क्रिमिनल केसेस के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पर्सन जो है वो उसके सपोर्ट में जा सकता है और 94 CRPC के अंदर. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन है दैट इज प्रोपाउंडेड इन सेक्शन 40 ऑफ CRPC. अच्छा, नाउ वी कम ऑन पर्सन. उस पर्सन के मैंने आपको डेफिनेशंस जो थी वो भेजी थी कल. आपने याद किया होगा कि पर्सन को मैंने इसीलिए भेजी कि कम से कम जो है ना वो आपको पता तो चले कि भाई स्टेटमेंट को या इस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ को हम किस तरह से ले चलेंगे. चलो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 15 मिनट हैं और इस पर्सन को हम डिफाइन करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल हम कंप्लीट कर देंगे. सेक्शन 11 PPC. Section 11 PPC में the word person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. Incorporated means formed in the legal corporation. This is the meaning of incorporated. Formed in the legal corporation. अच्छा, सेक्शन 339 जनरल क्लॉज एक्ट. देखिए पर्सन मुख्तलिफ लॉज में किस तरह से लॉ मेकर्स ने इसको इम्प्लाई किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेक्शन 339 जनरल क्लॉज एक्ट में आया है कि पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. क्यों? सेक्शन 11 CPC के अंदर ये जो पर्सन है, जो कंपनी है या एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ द पर्सन्स है, अगर इफ दे आर फाउंड गिल्टी दे विल बी कन्विक्टेड.
यहाँ सेक्शन 339 जनरल क्लॉज एक्ट में है कि पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कि अगर सिविल के अंदर इसको लिया जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि भाई इस कंपनी के अंदर जो बॉडी ऑफ एसोसिएशन है, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जो डायरेक्टर्स बनते हैं, और उसके अंदर जो आर्टिकल्स एसोसिएशन क्या हैं, ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसका इंपोर्ट चला जाता है, किस तरह से चला जाता है, फिर वो उस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन जो मीनिंग उसकी सेक्शन 11 पीपीसी के अंदर है कि भाई वो कंपनी है अगर किसी फ्रॉड में या किसी चीज में इन्वॉल्व है तो हम उसको सजा देंगे। उसकी लीगलिटी प्रोप्राइटी जो दूसरे सिविल स्टेट्यूट्स के अंदर है, क्रिमिनल लॉ उसको उस एंगल से नहीं देखता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन नहीं चलती। अच्छा, अभी सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. यहाँ देखो person includes any company or association or body of persons, लेकिन ये persons नहीं आया। Persons who have entered into partner with one another are called individual partners and collectively a persons. यहाँ persons भी जो है ना वो firm नहीं हुआ। यहाँ persons body of persons they are person whether incorporated or not। तो इसका जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है कि भाई या जो पर्सन अगर एक या दो से ज्यादा है तो फिर वो फर्म कहलाएंगे, पर्सन्स नहीं कहलाएंगे। पर्सन से एम्बिट से बाहर निकल जाएंगे तो उसका जो इंपोर्ट है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर नहीं आएगी। The word person occurring in section 339 of General Clause Act is not applicable to section 4 of Partnership Act. You section 4 of Partnership Act, यहाँ देखिए person shall include any company, association or body of individuals whether incorporated or not. यहाँ एक persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. यहाँ लिखा गया है the word person occurring in 339 of General Clause Act is not applicable to section 4 of Partnership Act and contemplates only natural or official legal persons. A firm is not person. यहाँ जो है वो जो लिखा गया है 339 में, firm is not person, so cannot enter into a partnership with an individual or another firm under section 26A of the Income Tax Act. तो इसके अंदर जो है ये चीज आ गई, क्लियर कट आ गई कि भाई जो फर्म है they cannot be taken as persons either individually or collectively. अगर पर्सन है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा हैं तो फिर उनकी फर्म होगी, लेकिन वो पर्सन्स नहीं होंगे, फिर पार्टनरशिप फर्म होगी। सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसके अंदर यानी एक्विजिशन says an acquisition of ownership by possession openly enjoyed by a person claiming thereto. जो पर्सन उसके अंदर क्लेम करेगा एक्विजिशन ऑफ द ओनरशिप, वो बंदा होगा जो उसको अक्वायर कर रहा है, जो इसको पोजीशन को एंजॉय कर रहा है। एक्विजिशन सेक्शन 26 के अंदर आ गई है कि भाई वो बंदा जो उस प्रॉपर्टी को गुज़श्ता 20 साल से मुसलसल अक्वायर कर रहा है विदाउट एनी हिंडरेंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर, तो ही हैज acquired the right of prescription and easement, and that right is confirmed under section 26 of Limitation Act. Says an acquisition of ownership by possession openly enjoyed by any person claiming title thereto irrespectively, उस जमीन दूसरे की है। सपोज कीजिए मेरी जमीन है, 4 एकड़ की जमीन है, वहां से रास्ता निकल रहा है, अभी लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, 20 साल से इस्तेमाल किया, मैं खामोश रहा, चलो ठीक है भाई इस्तेमाल करते हैं। 20 साल के बाद न्यूसेंस हो गया, मैंने कहा भाई बंद करता हूँ, वो लिटिगेशन में चले गए, इन्होंने बंद कर दिया, हम 20 साल से इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने नोटिस दे दिया, हम वहां नोटिस के अंदर गए, कोर्ट ने कहा वाकई 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा अभी आपका कोई राइट नहीं, आप इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक टाइटल क्रिएट हो गया, इरिस्पेक्टिवली जमीन आपकी है, लेकिन कांस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव यूज जो 20 साल का है उसके अंदर इनका राइट क्रिएट हो गया है। तो एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन ओपनली एंजॉयड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयरटू, जो उसका टाइटल है जो उसके अंदर वो क्लेम कर रहा है। छठे में आया द टर्म पर्सन सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मींस एंड इंक्लूड्स द पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड।
whether that person is the same individual for the period of 20 years or not। जो मैंने अभी आपको पहले बात बताई उसके अंदर वो सारी चीज इसके अंदर आ गई। इसको डिफाइन किया गया था 1959 ढाका 293, उसके अंदर इसको लिखा गया है। तो मीन्स वो पर्सन includes the person occupation of the land whether that person is the same individual for the period of 20 years or not। भाई वो सेम है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है तो वो बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है अभी उसका बेटा हो, अभी उसका पोता हो, लेकिन वो स्पेस जो है वो 20 ईयर्स से यूज हो रहा है। दिस इज मटीरियल। वो सेम पर्सन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट इज इमटीरियल। तो यहाँ जो पर्सन का सिग्निफिकेंस है दैट इज वेरी डिस्टिंग्विशेबल। पर्सन एंड अथॉरिटी within meaning of section 24 of Evidence Act. Now article 37 of QSO is one who is engaged in the apprehension and detention or prosecution of the accused, or one who is empowered to examine him। आर्टिकल 27 में आता है कि जो पर्सन अथॉरिटी है, जो आर्टिकल में एक पर्सन अथॉरिटी है वो उसको सब पावर है, वो उसको डिटेन भी करता है, वो उसको प्रोसिक्यूट भी करता है, और वो उसको एप्रीहेंड भी करता है, और उसके बाद फिर उसको ले जाता है। तो वो उसको सारा पावर जो है वो एज इस्तेमाल करता है एज अथॉरिटी। तो ही इज पर्सन अथॉरिटी एंड द वर्ड पर्सन अथॉरिटी इज अकरिंग इन आर्टिकल 37 ऑफ QSO। अच्छा, पर्सन इंटरेस्टेड, Section 3B of Land Acquisition Act 1884, a person becomes a person interested if he claims an interest in compensation to be awarded। देखिए ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट में जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करती है, उसका राइट है, और उसके अंदर फिर कहते हैं भाई आप अवार्ड जो है ना वो पास कर दिया, आप अभी इसकी कंपनसेशन ले। तो कुछ बंदे कंपनसेशन लेने के लिए जाते हैं, कुछ एतराज करते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो क्लेम दाखिल करते हैं और कंपनसेशन लेते हैं, और जो कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट को अवार्ड करती है। तो उसके अंदर वो भी बंदे होते हैं जिनकी जमीन होती है, जिनको कंपनसेशन मिलती है, जो कंपनसेशन क्लेम करते हैं। वो सारा प्रोसीजर सेक्शन 3B ऑफ लैंड एक्विजिशन में दिया गया है, उसको एप्लीकेबल है अपॉन अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। सेक्शन 19 and 20 of the Limitation Act, that is also very interesting, expressly defines the person by whom the payment is to be made। सेक्शन 19 और 20 के अंदर यह आया है कि जो पेमेंट उसको मिलती है, 19 और 20, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट राइटिंग। अच्छा, वो जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्नॉलेजमेंट होती है कि भाई हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है लेकिन गुड्स उसको मिल नहीं रही है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करते हैं, फिर एक बंदा जो एक्सटेंड करते हैं फिर वो कहता है मैं आपको गुड्स दूंगा, लेकिन वो जिसको पेमेंट पहले मिल चुकी होती है, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन जो 19 के अंदर ये आया कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सटेंड करो तो ठीक है आप करें, लेकिन आप पहले कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी से पहले करें, क्योंकि अगर लिटिगेशन में चला जाएगा तो फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज होगा, पहला नहीं होगा। लेकिन उस पहले की एक्सपायरी के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर लिटिगेशन में पहला कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, क्योंकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फिर इनवैलिड हो जाएगा। ये उस सिलसिले में था, पर्सन बाय हुम द पेमेंट इज मेड। A person dies leaving movable property in Pakistan. This proposition is defined in section 19 of the सक्सेशन एक्ट। सेक्शन 19 सक्सेशन एक्ट में कहा गया है कि वो जो बंदा अगर मर जाता है कि उसकी जो आइडेंटिटी होगी विदाउट किसी प्रूफ के कि भाई वो डोमिसाइल्ड कहाँ था, डोमिसाइल्ड कहाँ का था। सपोज कीजिए कि भाई वो है कि भाई वो जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सपोज कीजिए हैदराबाद का था, अभी हैदराबाद की कोई बराड़ी के अंदर था, लेकिन अभी डोमिसाइल आ गया कि ही इज रेजिडेंट ऑफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, तो फिर वो उसकी यानी आइडेंटिटी जो है या जुरिस्डिक्शन जो बनेगी कोर्ट की लिटिगेशन पर्पस के लिए वो हैदराबाद की बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल बनेगी। दैट प्रोपोजिशन इज गिवन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द सक्सेशन एक्ट। इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ एज टू पर्टिकुलर प्लेस ऑफ डोमिसाइल एल्सवेयर, the succession to the property is regulated by the law of Pakistan।
अ पर्सन डाइज लीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। और 11वां जो है वो है पर्सोना डेजिग्नेटा इज अ पर्सन who is described as an individual to a person ascertained or a member of class as filling a particular character। वो उसका जो एक पर्टिकुलर करेक्टर है कि इन पीएलडी 1953 ढाका 2009 was held personal designator of person described in the statute or legal instrument by the official designation and the function may be judicial or otherwise। आया फंक्स ऑफिशियल। तो पर्सनल डेजिग्नेटर क्या हुआ? इज अ पर्सन, ऑफिशियल डेजिग्नेशन एंड द फंक्शन में भी जुडिशियल और अदरवाइज। देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ही इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन चालान रिसीव करता है, सी क्लास में चालान रिसीव करता है, समरी रिसीव करता है चालान की, और अक्यूज को सी क्लास में डिस्चार्ज करता है, रिमांड देता है, चालान के यानी प्रेजेंट होने से पहले रिमांड देता है। तो ये सारे जो भी उसके पावर्स हैं, जो भी मैंने आपको बताए, वो करता है एज अ पर्सोना डेजिग्नेटा। मींस पर्सनल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पावर्स हैं, जिसके लिए लॉ के अंदर किसी भी जगह पे नहीं है भाई ये इसके अंदर ये पावर इस्तेमाल करे, क्योंकि उसकी रेमेडी नहीं है। अगर सी क्लास में केस डिस्पोज ऑफ करता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, उसकी रेमेडी नहीं है, अपील नहीं है, रिवीजन नहीं है। जब अपील नहीं है, रिवीजन नहीं है, तो किस कैपेसिटी में करता है? तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करता है। आया जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है? बोला है, कोर्ट से लॉ के तहत इज अ पर्सनल डेजिग्नेटर। तो पर्सनल डेजिग्नेटर में जब आ जाता है तो उसका पर्सनल डेजिग्नेशन आ जाता है। ऑफिशियल डेजिग्नेशन उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और पर्सनल यानी डेजिग्नेशन उसका एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो उसके अंदर करता है। और उसके अंदर जब ये करेगा तो उसके अंदर ये उसने समरी निकाल दी, तो उसके पावर्स जो फंक्शंस हैं वो बंद हो गए, फंक्शस ऑफ हो गया। उसके बाद उसके पास ना उसके लिए रिवीजन के लिए आएंगे, ना रिव्यू के लिए आएंगे, ना उसको सेटिसाइड करने के लिए आएंगे। बोलेंगे मेरे पावर मेरे पास नहीं है, मैं फंक्शस ऑफ हूं, मैंने ऑर्डर तो कर दिया जो एज अ पर्सनल डेजिग्नेटर के तौर पर पर्सनल डेजिग्नेशन में, अभी उसको रिकॉल करने का या रिव्यू करने का मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं फंक्शस ऑफ हूं, मेरे पावर्स नहीं है। तो एज पर डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, फुलफिल्ड द फंक्शन, मैंने फंक्शन फुलफिल कर दिया। अकम्प्लिश द पर्पस, पर्पस अकम्प्लिश कर दिया। चालान मैंने रिसीव कर दिया और सी क्लास में मैंने अक्यूज को रिलीज कर दिया। देयरफॉर ऑफ नो फर्दर फोर्स ऑफ अथॉरिटी, अभी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं फंक्शस ऑफिशियो हो गया। अप्लाई टू एन ऑफिसर हुज टर्म इज एक्सपायर्ड, मेरा टर्म एक्सपायर हो गया, वो जो मैंने कर दिया उसके बाद ना मैं इसके अंदर रिव्यू में जा सकता हूं, ना रिवीजन में जा सकता हूं। एंड हु हैज नो फर्दर ऑफिशियल अथॉरिटी, और मेरे पास ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है। मजिस्ट्रेट हूं, वो सारा काम मैं करूंगा, लेकिन एज अ यानी पर्सनल डेजिग्नेटर जो मैंने पर्सनल कैपेसिटी में किया, उसके अंदर मैं फंक्शस ऑफिस हूं, मैं उसको अंदर फिर रिवाइव नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी हो गए हैं 5। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अभी इसके बाद जाएगा, पर्सन के बाद वो क्लेम जाएगा। क्लेम के बाद फिर हमारे 12 हैं, और हम कल आप इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे सक्सेसफुली, कल पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने अभी भी पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि ये एक टिपिकल असाइनमेंट है, इसका एक प्रोविजन का दूसरे प्रोविजन से नेक्सस नहीं है। लॉ के अंदर जब हम जनरल लेक्चर देते हैं तो इस तरह का नहीं देते हैं, क्योंकि हमने इसको स्टाइल कर दिया है एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ। उसके तौर पर हम अभी देखिए पर्सन आ गया, फिर कल क्लेम आ जाएगा, क्लेम के बाद फिर टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी आ जाएगा, और प्रॉपर्टी के बाद फिर फ्रॉड आ जाएगा, और फ्रॉड के बाद फिर फॉर्जरी आ जाएगा, तो खत्म। और जब फॉर्जरी को हम कंक्लूड करेंगे तो फिर हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो इंशाल्लाह कल तक आप इंतजार करें इसके कंक्लूड होने का। आज का लेक्चर टाइम खत्म हो गया। अल्लाह।